सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। आवाज़ आ रही है? एक बार छोटा सा लाइव सेशन है, कोई बहुत बड़ा लाइव सेशन नहीं है हमारा आज का। और लाइव सेशन का उद्देश्य ही था कि सुबह सुबह से जवाब देते हुए थक चुका था कि हर एक बच्चा, जब कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होते हुए, आपने पीजी कर रखा है, प्रास्नातक आपने, अधिस्नातक आपने कर रखा है, और उसके बाद कोई भी न्यूज आती है तो वो आपके लिए एक प्रकार से टेंशन का कार्य करती है, याद रखना। तो एक छोटी सी न्यूज जो है वो परेशान कर देती है और पूरे दिन की जो पढ़ाई है, पूरे दिन का जो अध्ययन है, उसको कंप्लीटली डैमेज कर डालती है। और उस दिन को डैमेज नहीं करती है, कम से कम ये मानता हूं कि मैं 4 से 10 दिन तक अपन लोग उस चिंता में गुजर जाते हैं कि सर होगा क्या। हमने 2-2 साल एमए किया है, हमने इतना पैसा लगाया है, हमने एक उम्मीद बना रखी है, अचानक से शिक्षा विभाग द्वारा एक संशोधन किया जाता है और उस संशोधन में यह क्लियर किया जाता है कि आपके बीए में जो सब्जेक्ट होंगे, यदि उसके अलावा आपने पीजी किसी सब्जेक्ट से किया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आप स्कूल आरपीसी लेक्चर के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब अचानक से जब आरपीसी स्कूल व्याख्याता की भर्ती आने वाली है अगस्त सितंबर में विज्ञापन, और उस समय आपके सामने न्यूज आती है, तो जो केवल आरपीसी स्कूल व्याख्याता के ऊपर डिपेंडेबल है, उस बच्चे के ऊपर एक प्रकार से बहुत धक्का सा उसे लगता है कि हुआ क्या है। सार रूप में मैं बात करूंगा, याद रखना, सार रूप में बात करूंगा, जो बातें करूंगा वो ऑथेंटिक बातें होंगी, वो एकदम से आपके डाउट्स को क्लियर करने वाली बातें होंगी, वो एक कोई कयास नहीं होंगे, वो जो मुझे लगता है वो बातें मैं आप लोगों को करूंगा। पहली बार एक हेडलाइन बनाई गई कि, और धन्यवाद भी मैं दूंगा एक चीज के लिए, 2-3 सुझाव, 2-3 परिवर्तन बहुत अच्छे थे, तो इसके लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी को आभार है इस बात के लिए कि उन्होंने इस चीज को किया। क्योंकि मैं खुद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 8 साल रहा हूं, 8 साल में स्कूल लेक्चर रहा हूं, और ये हमेशा से हमें पीड़ा देखने को मिली। मैं कई बार जब डिस्कशन करता था, स्कूल में बैठा रहता था, हम कई बार इस बात को चर्चा करते थे कि यार स्कूल शिक्षा में जो 11th और 12th है, सीनियर स्कूलों का ढांचा क्यों बिगड़ रहा है। तो उसका रीजन क्या था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बीएससी है, और कोई व्यक्ति बीएससी है, उसने 10 साल 15 साल सेकंड ग्रेड की नौकरी की, और 15 साल सेकंड ग्रेड की नौकरी करने के बाद उसने हिस्ट्री से पीजी किया, पॉलिटिकल साइंस से पीजी किया। अब वो 15 साल में उस हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से तो एकदम से दूर हो चुका है। अब प्राइवेट एमए करने के बाद उनका प्रमोशन उसमें हो जाता था, फिर वो टीचर उस सब्जेक्ट के साथ जस्टिस नहीं कर पाते थे। तो ये डिसीजन मैं इस रूप में सही मानता हूं कि प्रमोशन में तो ये किया जाना चाहिए था, प्रमोशन में इसकी बहुत जरूरत थी कि प्रमोशन उन्हीं टीचर्स का होगा स्कूल लेक्चर में जिन टीचर्स ने उसी विषय में पीजी किया है जो उनके स्नातक में था। कि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपका केमिस्ट्री में होना, आपका बायोलॉजी में होना, आपका मैथमेटिक्स में होना, आपका इंग्लिश से किया तो इंग्लिश में होना। यह कोई मतलब नहीं था कि आपने कभी इतिहास को देखा नहीं और आप स्कूल लेक्चर इतिहास के बन गए 20 साल बाद में, तो वहां बच्चों के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रमोशन में इस प्रावधान को किया जाना अच्छा है, लेकिन क्या जहां खुली प्रतियोगी एग्जाम्स होती है, जहां खुली प्रतियोगी परीक्षा होती है, वहां यह प्रावधान सही है या गलत है? यह अपने आप में एक डिबेट का विषय बन गया। अब जिन बच्चे, मान लीजिए बहुत से बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, साइंस के बच्चे होते हैं, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बीएससी साइंस से किया, लेकिन हिस्ट्री में वो कॉलेज लेक्चर बन जाते हैं, हिस्ट्री में स्कूल लेक्चर बन जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस में बन जाते हैं। तो उन्होंने कंपटीशन को फाइट किया है, खुला कंपटीशन था उसमें, जिसके बीए में हिस्ट्री सब्जेक्ट था वो भी था और जिसके नहीं था वो भी था। अब जिसमें दम होगा साहब वो सिलेक्शन लेके जाएगा, और वो बन गया। तो क्या प्रतियोगी एग्जाम्स में इस निर्णय को लागू करना सही है? और सही नहीं है या सही है तो ये लागू कब से होगा? मान लीजिए आज ये कल से निर्णय आया है, इसका गजट नोटिफिकेशन शायद जारी हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता आइडिया, लेकिन एक सरकार ने एक प्रेस नोट में बताया है कि हमने ऐसा कर दिया है। तो क्या ये जिन्होंने पहले से पीजी कर रखा है उन पे डिसीजन लागू होगा या आगामी भर्तियों से लागू होगा? अब 2 चीजें एकदम क्लियरली, इस बात को एकदम से समझिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। सर मैं इस बार हिंदी से एमए कर रही हूं, करूं या नहीं? देखिए, इस बार यदि आप कर रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए। इसको लेकर वाद विवाद तो होगा, यह प्रक्रिया कोर्ट में भी जा सकती है कि जिस बच्चे ने अपनी जिंदगी के 2 साल पीजी में गुवा दिए और यह कहा जाए कि आरपीसी स्कूल लेक्चर में आप अयोग्य हैं, तो कोर्ट की शरण में जाएगा। क्यों जाएगा? उसके लॉजिक क्या हो सकते हैं? अब ये मत सोचना कि धीर सिंह सर आप ही बता रहे हो,
मैं नहीं बता रहा हूं, एक प्राकृतिक न्याय वाली बात है। प्रमोशन में इसको लागू करना बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां 11वीं 12वीं के बच्चों के साथ जस्टिस नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक साइंस का बच्चा हिस्ट्री से पीजी करता है और वो हिस्ट्री के साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बैकग्राउंड साइंस रहा है, लेकिन उन्होंने आर्ट्स के विषय में बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं। कॉलेज एजुकेशन में हमारे बहुत हैं, स्कूल एजुकेशन में बहुत सारे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसमें दम होगा साहब वो सिलेक्शन लेगा। लेकिन ये आगामी ये हो जाना चाहिए था कि इसमें ये क्लियरली उल्लेख करना चाहिए था कि 2021 के बाद जो पीजी करेंगे उनके लिए नियम लागू होगा। 2021 से पहले जिन्होंने मान लीजिए पीजी कर लिया है, कम से कम उनको इन भर्तियों में योग्य माना जाए, क्योंकि उन्होंने एक समय खराब किया है बेचारों ने, 2-2 3-3 साल उनका गवाया है, उनके पैसे खर्च हुए हैं बेशकीमती। और इस बेरोजगारी के जमाने में साहब जब अचानक से आपको कहा जाए कि आपकी डिग्री कोई काम की नहीं है, सपने टूट जाते हैं साहब। और सपने जब बिखरते हैं ना तो बहुत आदमी अंदर से हिल जाता है साहब। ठीक है, तो मैं इस चीज का क्लियरली इस बात के लिए कहूंगा, आगामी यह कहा जाए कि 2021 के बाद जो पीजी करें वो अपने उसी विषय में करें जिस विषय में उन्होंने स्नातक किया है। लेकिन 2021 से पहले जिन्होंने कर लिया है उनके ऊपर एक कुठाराघात नहीं किया जाए। मैं फिर कहता हूं, डार्विन का सिद्धांत है योग्यतम उत्तरजीवितम। आप कुछ भी कर लें, योग्य होगा वो जिएगा साहब। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि साइंस का बच्चा आर्ट्स से कर रहा है, आर्ट्स का बच्चा साइंस के किसी विषय से कर रहा है या और कुछ कर रहा है साहब। जिसमें दम होगा वो सिलेक्शन लेके जाएगा। अब रही बात, 2-3 परिवर्तन बहुत अच्छे हैं। व्याख्याता और हेडमास्टर पदोन्नति वाला बहुत अच्छा किया है, क्योंकि स्कूल लेक्चर्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। हम बहुत पीड़ित रहे थे जब मेरा प्रिंसिपल में, कॉलेज एजुकेशन में आने से पहले मेरा प्रिंसिपल में प्रमोशन हो चुका था, लेकिन उसके लिए हमें 8 साल लगे, जबकि हेडमास्टर जो होते हैं उनको 3 साल में प्रिंसिपल में प्रमोशन हो जाता है। तो ये निर्णय अच्छा है, क्योंकि हेडमास्टर की संख्या बहुत कम होती है, प्रिंसिपल की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो वो डिसीजन बहुसंख्यक के हित में है, क्योंकि वो 20% में भी हेडमास्टरों का प्रमोशन जो है वो 3-4 साल में हो जाएगा। लेकिन एक लेक्चर्स का बेचारे का 15 साल 20 साल तक प्रिंसिपल में प्रमोशन नहीं होता था। वो डिसीजन सही है। दूसरा डिसीजन इनका बहुत सही है, प्रधानाध्यापक पद की योग्यता को स्नातक से अधिस्नातक किया गया। ये भी अच्छा डिसीजन है कि पहले हेडमास्टर के लिए ये होता था कि जिसने बीए कर रखा है वो हेडमास्टर सेकेंडरी का बन सकता है, अब एमए किया गया है। ये एक शिक्षा के प्रति उसमें एक रुझान बढ़ेगा कि मुझे पीजी करना चाहिए। ये जो विशेष प्रावधान ये था, व्याख्याता की सीधी भर्ती व पदोन्नति हेतु अधिस्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए स्नातक स्तर पे उसी विषय के अध्ययन को अनिवार्य किया गया है। मैं इसका प्रमोशन वाला जो बिंदु है बहुत शानदार बिंदु है। प्रमोशन में ये होना चाहिए, लेकिन सीधी भर्ती में उन बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए जिन बच्चों ने 2021 से पहले कर लिया है। आगामी तो बच्चा सचेत हो जाएगा, वो नहीं करेगा। लेकिन जिस बच्चे ने बेचारे ने 2 साल खराब कर दिए, बहुत सारा पैसा लगा दिया, और जब आरपीसी स्कूल लेक्चर की भर्ती आने वाली है उस समय आप ये कहते हो कि साहब आप अयोग्य हो, तो ये अनजस्टिस है, ये अन्याय है। याद रखना, चाहे आप माने या न माने। और यदि ऐसा किया जाता है तो ये भर्ती प्रक्रिया को उलझाने का कंप्लीट प्रयास रहेगा। ऐसे बच्चे कोर्ट की शरण में जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? रीजन देखिए, जब आप कॉमर्स वाले बच्चों को लेवल फर्स्ट सेकंड में शामिल कर सकते हो, क्यों? वहां तो आपने नियमों को चेंज कर दिया, उल्टी दिशा में चल रहे हो, तो यहां क्यों नहीं कर सकते आप साहब? ठीक है, आप कॉलेज एजुकेशन में आपने यूजीसी के नियम है, वो कहते हैं कि कोई भी बच्चा जिसने कॉलेज में कुछ भी किया पीजी किसी विषय से कर सकता है, वहां भी चेंज करवाओ। फिर आप कॉलेज एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जिसके यूजी में सब्जेक्ट नहीं है लेकिन वो फिर भी कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है, तो वहां ऐसा दोगलापन क्यों है? आप स्कूल लेक्चर में क्यों कर रहे हो? स्कूल लेक्चर में क्यों कर रहे हो? एक बच्चा नेट किसी भी विषय से कर सकता है, तो वहां क्यों नहीं कर रहे हो आप? केंद्र सरकार ने जो प्रावधान कर रखे हैं उन्होंने तो चेंज नहीं किए। केवीएस डीएसएसबी की स्कूल लेक्चर के लिए भर्ती होती है, वहां ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो आपने कैसे कर दिया? और आपने कर दिया तो हमें आप मौका दीजिए कि साहब आगामी से बच्चे नहीं करेंगे, अब तक जिन्होंने कर लिया वो मौका होगा। तो यहां मैं एकदम क्लियरली करना चाहता हूं कि मेरा अनुमान यह है कि अभी तक मैंने 2-4 जगह बातें की, निदेशालय में भी बातचीत हुई है, ठीक है, और कुछ और भी विश्वसनीय स्रोतों से माननीय शिक्षा मंत्री जी के थ्रू भी बातचीत हुई। तो कुछ चीजें जो निकल के आ रही हैं, अभी तक इन्होंने कर दिया है, लेकिन इसका जो क्लियरिफिकेशन है कि क्या ये जिन्होंने कर लिया है उन पे भी लागू होगा। अब भाषा के अकॉर्डिंग तो ये कि सब पे लागू होगा कि साहब वो अयोग्य हो गए कंप्लीटली,
कि आरपीसी स्कूल लेक्चर के लिए आपको उस विषय में आपका स्नातक होना अनिवार्य है, तभी आप एलिजिबल होंगे। लेकिन अब सरकार के ऊपर दबाव पे डिपेंड करेगा कि 1 लाख से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे विषय से एमए कर रखा है, उनका एक दबाव क्रिएट होता है। तो सरकार ये कह सकती है कि साहब आगामी वर्षों में जो करेंगे 2021 तक जिन्होंने कर लिया है वो एलिजिबल होंगे, आगामी नहीं होंगे। तो ये मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए। ये मेरा एक इंसाइट बता रहा हूं, एक आप कयास कह सकते हैं एक प्रकार से। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होगा, क्योंकि वरना एक बहुत बड़ा हो हल्ला होगा, बहुत सारे बच्चे इसके खिलाफ दबाव की रणनीति अपना सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये एक बड़ा मेजर मिसचेंज है। अब आप में से बहुत से बच्चों के दिमाग में आए कि सर अब हमें क्या करना चाहिए, तो मेरी राय यही है कि आगामी वर्षों में आप जब पीजी करें तो आप उसी विषय से करें जिस विषय से आपने स्नातक किया है, ठीक है, और करना भी चाहिए, कोई सेंस नहीं है। आप जिस विषय से स्नातक किया उस विषय में बहुत अच्छा कर सकते हैं, कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 90% दुनिया क्या हो गई, ज्योग्राफी के पीछे पड़ गई कि साहब हर बच्चा ज्योग्राफी में कर रहा है, साइंस वाला भी ज्योग्राफी में, आर्ट्स वाला भी ज्योग्राफी में, जिसके ज्योग्राफी नहीं है वो भी ज्योग्राफी में। उस ज्योग्राफी को ले बैठेंगे बेचारे सब। अरे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, होम साइंस है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में है, हिंदी है, इंग्लिश है। आप जिस विषय में आपने किया है उस विषय में अपना करियर बनाइए ना, खुली प्रतियोगिता का है, आप कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जो बड़ी चीज मुझे लगी, एक अच्छा चेंज जो इसमें लगा कि अब तक आप अखबारों में पढ़ रहे थे, रिजल्ट जब आते थे कि मान लीजिए कोई महिलाओं के बहुत एग्जाम्पल आए, कुछ कैटेगरी विशेष के एग्जाम्पल आए कि 20% नंबर आए उनके और वो आरपीसी स्कूल लेक्चर बन गए, कॉलेज लेक्चर बन गए। तो वो इस प्रावधान को खत्म किया गया है कि इसमें यह किया गया है कि मिनिमम जो है वो आपके लिए 40% उत्तीर्ण नंबर आना आवश्यक है कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे डाइवर्स हैं, चाहे आप विधवा हैं, चाहे आप ओबीसी, एसटी, एससी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आपके उस कंपटीशन में 40% से कम नंबर आते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको 40% तो लाने पड़ेंगे। तो एक कंपटीशन बढ़ेगा, एक अयोग्य व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होगा कि 40% तो सिलेक्शन नंबर आने जरूरी हैं। तो जो 2 चेंज हैं याद रखना, शॉर्ट एंड स्वीट 2 बातें समझ लो आप। पहला नियम यह कहता है कि आप स्कूल लेक्चर के लिए एलिजिबल तभी होंगे जब उस विषय में स्नातक और प्रास्नातक सेम विषय हो। आपके न्यूनतम 40% किसी भी कंपटीशन में सिलेक्शन होने के लिए अनिवार्य है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ये 2 चीजें आपके काम की हैं। बाकी 80:20 अनुपात प्रमोशन आप बनने के बाद आपको देखना है, ठीक है। आपकी जिला शिक्षा अधिकारी की सीधी भर्ती है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, याद रखना, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। जो संयुक्त निदेशक वगैरह हैं उनकी प्रमोशन से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब इन 2 प्रावधानों से है कि सर हमारे सामने कंफ्यूजन ये है कि मैंने बीएससी किया है और मैंने एमए इस विषय से कर लिया, या मैंने बीए किया है 3 विषय से, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य से, मैंने पीजी कर लिया ज्योग्राफी से, क्या मैं स्कूल लेक्चर के लिए एलिजिबल हूं? फिलहाल की भाषा ये कहती है कि आप एलिजिबल नहीं हैं। लेकिन मैंने कहा कि यदि आप दबाव बनाते हैं, आप कोई भी तरीका अपनाते हैं, तो आपको ये दबाव ये बनाया जाना चाहिए कि 2021 तक जिन्होंने पीजी कर लिया है, चाहे वो किसी भी विषय से किया है, उनको इसके लिए पात्र घोषित किया जाए और आगे से ये चीज लागू की जाए कि साहब 2021 के बाद जो भी पीजी करेंगे या एनरोलमेंट नहीं हुआ है वो नहीं हो। जैसे कॉलेज लेक्चर की भर्ती में ऐसे नियम लागू होते हैं कि जिनका एनरोलमेंट 2021 तक हो चुका है, तो ऐसा कोई शर्त जो है वो सरकार को इसमें जोड़नी चाहिए ताकि किसी बच्चे के साथ अनजस्टिस नहीं हो। तो ये 2 बातें मेरे को क्लियर करनी थी, उम्मीद करता हूं कि क्लियर आप लोगों के हो गई होंगे। और कोई विशेष प्रश्न हो तो बताइए आप। हाँ, तो ये मैंने बता दिया ना कि बीएससी आप किससे हो। आप अब आगे भविष्य में याद रखो कि आगे एमए उसी विषय में करो जिससे आपने बीएससी किया है या बीए किया है। बाकी कुछ चीजें बहुत पॉजिटिव है इसमें। आरपीसी स्कूल लेक्चरर और हेडमास्टर का जो प्रमोशन स्केल है, प्रमोशन वाला बहुत अच्छा है और 40% वाला बहुत अच्छा है, ठीक है। बाकी पीटीआई वाला, एक ये 3 जो अपना 6D वाला है, ये सब चेंजेस बहुत उपयोगी चेंजेस हैं, बहुत अभिनंदन वाले चेंजेस हैं, ये होने चाहिए थे। लेकिन ये इसमें ये जरूर करना चाहिए इनको कि सरकार जो है जिन्होंने पहले से पीजी कर लिया है, कम से कम उनको इसमें छूट मिले। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, याद रखना, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। और कोई विशेष बात हो आप लोगों को पूछ सकते हैं।
पीटीआई भर्ती जल्दी आएगी, याद रखना, पीटीआई भर्ती जल्दी आएगी। सेंटर सरकार में सीएटी लागू कर दिया है, सेंटर सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने भी। राजस्थान में ऑलरेडी लागू हो ही गया है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और सेंटर की भर्ती के लिए भी सीएटी लागू हो चुका है। तो ये सीएटी तो आपको पार करना ही पड़ेगा, और सीएटी के बाद जो सेकंड थर्ड पार है वो तो है ही है। सभी को नमस्कार। नहीं, आज नहीं होगा 9:30 बजे वाला, कल करेंगे अपन। कल आरटी 2009 पे अपन पढ़ लेंगे, कल एक टॉपिक पढ़ लेंगे, या अपन डाउटफुल सीरीज वाली ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रीट आयोजन पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मैं साइंस से हूं, एमए फाइनल है शायद। देखो इनके लिए क्या आता है, 1-2 दिन में इस चीज का क्लियरिफिकेशन होगा, क्योंकि लोग दबाव बनाएंगे। मैंने कहा कि 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच में संख्या है ऐसे बच्चों की जिन्होंने दूसरे विषय से किया है, तो बहुत बड़ी संख्या होती है, और इतनी बड़ी संख्या को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप माने या नहीं माने। और खुला कंपटीशन है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, लेकिन भविष्य में होना चाहिए, अच्छा है। ठीक है, और कोई विशेष प्रश्न हो तो बता दें। एडिशनल वाला भी क्लियर नहीं है, एडिशनल वाला कोर्ट में विचाराधीन है कि हमने किसी विषय से एडिशनल कर लिया बीए में, तो क्या हम उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे क्या। अभी कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है, उसका फाइनल डिसीजन क्या आता है उसके आधार पे तय होगा कि एडिशनल वाला विषय क्या रहेगा, एडिशनल वाले में क्या रहेगा। देखिए कुछ अभी क्लियर नहीं कर सकते अपन लोग, ठीक है। आपका नाम ले लिया है, जो भी हैं सभी का नाम ले लूंगा मैं, आप सिलेक्शन दिखा दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो एडिशनल वाला अभी कुछ क्लियर नहीं है, याद रखना, एडिशनल वाला भी क्लियर नहीं है, कोर्ट में विचाराधीन है। ये सब चीजें कोर्ट में जाने वाली चीजें से होने लग गई हैं, तो एक प्रकार से इनको क्लियर करना चाहिए क्या चीजें क्या नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए छोटा सा लाइव सेशन था, बस इसी पे डिस्कशन करना था मेरे को। 2 चीजें क्लियर करनी थी, ये मैंने क्लियर कर दिए। अब आपको यही करना है कि आपके पास 2 हथियार हैं कि सरकार पे दबाव बनाएं, ट्विटर पे अभियान चलाएं, और दूसरा जिन्होंने नहीं किया है पीजी वो इसी विषय में करें जिसमें उन्होंने कर रखा है। बाकी मैंने कहा कि लॉजिक है, जिन्होंने कर लिया उनको शामिल किया जाना चाहिए, सिंपल सी थ्योरी है। मूल्यांकन साधन है, साध्य नहीं हो सकता। शिक्षा साध्य है, बाकी सब साधन है, शिक्षण साधन है। मनोविज्ञान की क्लास लगा देंगे, मैराथन क्लास लगा देंगे, ठीक है। तो ये 2 चीजें क्लियर थी। आज का लाइव का छोटा सा मतलब ये था, देखूंगा 9:30 बजे मन बना तो, बाकी कम चांस है आज। कल अपन आएंगे आरटी 2009 पे मैं चर्चा कर लूंगा कंप्लीटली। कल आरटी 2009 का है मेरा विचार, तो उस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।